हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम ये क्लास 10th का है, ये क्लास 10th का। एक मिनट, मैं भी पेन ले लूँ एक। हाँ, तो क्लास 10th का है ये, क्लास 10th का एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है ये। चाहे वो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे हो, चाहे इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे हो। हिस्ट्री का आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं, इसका एमसीक्यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट और वगैरह देख लेंगे, आपको मैं दूंगा कि आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है आपके जो टर्म 1 एग्जामिनेशन में उसके लिए करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप बोलोगे कि भैया तुम क्यों करा रहे हो एसएसटी। तो एसएसटी में मैंने 73 आउट ऑफ 80 स्कोर किया था इन माई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप सोच सकते हो कि मतलब हाँ, इफ़ आई हैव ए नॉलेज ऑफ समथिंग, सो दैट्स वाई आई एम टॉट यू या फिर टीच यू, ओके। सो आप बेसिक फ्लो चार्ट देख लो, ये चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। कि कब कब चेंजेस हुए थे, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, कब उसके दौरान परिवर्तन क्या क्या हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, तो ये सब देख लो, ठीक है। किस राजा के राजशाही के अधीन थे, फ्रांस पूर्ण राजशाही के अधीन था, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर था कौन, फ्रांस, ओके। सो इस तरीके से आप ये रीड कर लो एक बार अच्छे तरीके से। देन हम चलते हैं एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना एक बार। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जहाँ से आपको मिल जाएगा इसका पूरा पीडीएफ, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। देन आप डायरेक्ट हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो यहाँ पे यूनिफिकेशन भी है। जर्मनी का एकत्रीकरण या फिर कहते हैं ना एकीकरण कैसे हुआ था, वो हिंदी इंग्लिश में है फिर हिंदी में भी है, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन, किस तरीके से राष्ट्र की कल्पना किस तरीके से की गई थी, तो इस तरीके से चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम एमसीक्यूज वाला सीरीज जो है हमारा वो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से आपको एक आंसर ही देने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे कि हु सेड। अभी देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, हु सेड व्हेन फ्रेंच स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच्ड कोल्ड, मतलब ये किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तब बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, किसने कहा था। तो बच्चों ये कहा था किसने, ये मैटरनिक ने कहा था, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैटरनिक ने कहा था इसका आंसर, ठीक है। जो सी आंसर, अब जो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, मतलब किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, मतलब कौन से संधि ने, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिनोपोल, मतलब कॉन्स्टिनेपोल की संधि ने, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, सी आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिनोपोल की संधि ने इसको दिया था, ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, ओके। सो क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी का एकीकरण का जिम्मेदार कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिस्मार्क, यानी कि ए आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ही वाज अ वेरी ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसा आपने पढ़ा होगा यदि अच्छे से, तो आपने आपको पता होगा बिस्मार्क के बारे में। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं कि विच एरिया वाज नॉट, हमें मैं बता दूं कि यहाँ पे आज हम 44 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो विच एरिया वाज नॉन एज द पाउडर केग ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के पाउडर केक के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता था, किस क्षेत्र को जाना जाता था, इसका है जर्मनी, ए, ओके। सो सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इले द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज टू मेजर, मतलब जर्मनी में मापने की इकाई एले का प्रयोग मापने के लिए किया जाता था, इसमें से किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता था। तो ये कपड़ा नापने के लिए किया जाता था, दैट इज ए आंसर होगा, ओके। ए आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, कपड़ा नापने के लिए, क्लॉथ नापने के लिए। अब सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज जो लाइब्रेरी स्टार्टेड इन 1834 इन पर्सिया रेफर्स टू यानी 1834 में एशिया में शुरू हुआ जॉलवेरिन, जॉलवेरिन जो का अर्थ है इसका जॉलवेरिन का क्या अर्थ होता है बेसिकली। तो जॉलवेरिन का अर्थ होता है बच्चों कस्टम यूनियन, यानी कि सीमा शुल्क संघ, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका आंसर में थोड़ा सा ऑड मार्क भी लगा हुआ है, इसका आंसर यही है, ठीक है। चलिए एट्थ में यदि आप गौर से देखो क्वेश्चन, तो यंग इटली द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटाली वाज सेटअप बाय, यानी यंग इटली, इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आंसर सी, दैट इज मैजिनी के द्वारा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। दैट इज द ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ, कि जो ऑटोमन साम्राज्य पर किस सम्राट का शासन था, मतलब किस सम्राट का शासन था ऑटोमन साम्राज्य पर। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य पर तुर्की सम्राट का शासन था। ठीक है, सो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10th की तरफ चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन 10th हमारा क्या है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंट, मतलब निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन किया गया था, विधानसभा का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन एक और ऑप्शन है, देख लेते हैं। यही आंसर होगा इसका। एट द हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सला, यानी कि वर्साई के महल में दर्पण के हॉल में। इसका आंसर यही होगा। 10th का आंसर डी ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। दैट इज व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव सिंबलाइज, जो ये हमारे जो ओक के पत्ते हैं, ओक के जो पत्ते होते हैं, ये किसका प्रतीक होता है, इसका प्रतीक होता है तो भैया हीरोइज्म का, यानी कि वीरता का प्रतीक होता है। ओके, क्वेश्चन 12 चलते हैं। दैट इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के किंगडम का गठन निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा किया गया था, किस संधि द्वारा किया गया था। एक्ट ऑफ यूनियन, यानी कि संघ का अधिनियम द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, हाँ हाँ, इसका आंसर बी हो जाएगा 12th का। अब जो 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स यूटोपियन सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी में इसमें से यूटोपियन सोसाइटी को कौन बढ़िया से तरीके से समझाता है कि यानी कि यूटोपियन सोसाइटी के बारे में इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा कि एन आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड, मतलब एक आदर्शवादी समाज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 13 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 चलते हैं। दैट इज 14th का है कि एमंग द फॉलोइंग विच सेक्शन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मिडिल क्लास, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है यूरोपीय मध्य परिवार में या मध्य वर्ग में शामिल नहीं था। तो 14 का आंसर हो जाएगा क्या, रईस लोग जो थे, रईस क्योंकि अब देखो नोबल्स थे, नोबल्स तो ऑब्वियसली मध्य वर्ग में मिडिल क्लास में क्यों शामिल होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी धनिक थे। ठीक है, अमीर थे। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज 15 क्वेश्चन है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, तो द राइट टू वोट वाज गिवन टू, अब राइट टू वोट मतलब कि वोट देने का अधिकार किसको दिया गया था। तो सबसे पहले आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी। दैट इज ऑल प्रॉपर्टी ऑनिंग मेल सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के पुरुष नागरिकों को स्वामित्व वाले सभी संपत्ति, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल को ही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही, पुरुष प्रधान समाज था तब, तो इसीलिए पुरुष को ही यहाँ पर वोट देने का अधिकार था। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 क्वेश्चन है, एक मिनट, 15 क्वेश्चन हमने क्या देखा कि ऑल, हाँ मेल सिटीजन को ही था। आज 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मतलब निम्नलिखित में से किस शक्ति समूह ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया, मतलब किस शक्ति ने, मतलब कौन कौन से देश से मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो नेपोलियन को हराने वाला था ऑस्ट्रेलिया, पर्सिया, रशिया और ब्रिटेन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका फटाफट करते हैं क्योंकि हमें 44 क्वेश्चन करने हैं। अब 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसिडर्ड एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना माना जाता है, सभ्यता का पालना माना जाता है। ठीक है, तो वो है हमारा 17 का आंसर है क्या, ग्रीस को, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 17 के बाद 18 क्वेश्चन चलते हैं। दैट इज द ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि साइन इन 1815, यानी 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसका मतलब यहाँ पे बताना है आपको कि रूढ़िवादी शासन के वापस सत्ता में लाया, मतलब रूढ़िवादी जो था, यानी कि ब्रॉड द कंजर्वेटिव रिगाइम्स बैक टू द पावर, मतलब जो रूढ़िवादी शासन था उसको फिर से क्या किया गया, सत्ता में लाया गया, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। दैट इज रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, यानी कि स्वच्छतावाद का अर्थ क्या होता है, बेसिकली स्वच्छतावाद का अर्थ होता है सांस्कृतिक आंदोलन, यानी कि कल्चरल मूवमेंट। चलिए चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। दैट इज इन पर्सिया हु वेयर रेफर्ड एज जंकर्स, जंकर्स किसे कहा जाता था पर्सिया में। ठीक है, तो 20 में ये है कि जंकर किसको, पर्सिया में जंकर्स किसके के रूप में किस संदर्भित किया गया है, किसे संदर्भित किया गया है। तो बेसिकली ये किया गया है लार्ज लैंड ऑनर्स को, यानी कि बड़े जमींदार लोगों को। ठीक है, जिनके पास बहुत 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 ज़मीनें हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स।
सो 21 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिगरी एट्रीब्यूट फॉर लिबर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के लिए एक रूपक विशेषता है, स्वतंत्रता के लिए एक रूपक विशेषता है, दैट इज। अब 21 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज रेड, लाल टोपी। उस समय लाल टोपी स्वतंत्रता के लिए, जिसके पास लाल टोपी होता था मतलब माना जाता था कि वो स्वतंत्र है यानी कि इंडिपेंडेंट है। आप तो पढ़े हो गए ना, मतलब थ्योरी में थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि मेरे तो बहुत साल हो गया मतलब एसएसटी पढ़े हुए, ये तो मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। 22 क्वेश्चन क्या है कि 22 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द इन द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया, किसे किया गया था, मुझे बताओ बताओ, सोचो सोचो थोड़ा सा। विलियम फोर्थ को, यानी कि विलियम चतुर्थ को, सी आंसर होगा इसका। एक मिनट, पेन भी नहीं चल, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। हाँ, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन 22 हो गया हमारा, 23 चलते हैं। दैट इज अ नेशन स्टेट इज ए स्टेट वेयर, अब एक नेशन स्टेट का क्या डेफिनेशन होता है। एक नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है बच्चों जहाँ पर जहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है, एक राज्य जहाँ लोग एक आम क्षेत्र में रहते हैं, पहचान की भावना विकसित करते हैं, देन क्या होता है कि और एक आम इतिहास साझा करते हैं, दैट इज डी आंसर। कि उनका एक पर्टिकुलर एक कॉमन हिस्ट्री होता है, और वो क्या करते हैं, उनका आइडेंटिटी जो होता है सेम होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। सो आंसर क्या होगा, डी होगा इसका। चलिए 24th क्वेश्चन से चलते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, परिणाम क्या निकला था। सो 24 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली का गठन हो गया था, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई एंड मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक गलत प्रतिक्रिया को पहचान करे और चिन्हित करें नेपोलियन कोड को। इसमें से नेपोलियन कोड कौन सा नहीं है, बेसिकली यही बोला गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज फॉर्मुलेटेड कोड्स ऑफ फॉर द आर्मी, सेना के लिए तैयार कोड, ठीक है। कौन सा कोड है, नेपोलियन कोड के लिए, नेपोलियन कोड के लिए, तो सेना के लिए तैयार कोड जो था इसमें से ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। 25 हो गया, 26 चलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वेयर हॉस्टाइल टू द नेपोलियनिक कोड बिकॉज बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन की संहिता के विरोधी थे, नेपोलियन संहिता जो हो गई उसके विरोधी थे, क्यों, अब क्यों विरोधी थे, तो 26 का आंसर हो जाएगा दैट इज सी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता जो था के साथ प्रशासनिक परिवर्तन हाथ से नहीं गए, इसीलिए दैट इज, इसीलिए लोग खिलाफ थे, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 27 चलते हैं, दैट इज 27 है, फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म यानी कि यूरोप के मध्य वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, दैट इज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। तो यही होता है ना, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या थी, उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ओके, सो चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कि वाई डिड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल टू अचीव इट्स गोल, फ्रैंकफर्ट संसद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल क्यों रही, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज क्योंकि केजर विलियम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन एंड अपोज्ड बाय द असेंबली, इन केजर विलियम ने ताज स्वीकारने से इनकार कर दिया और सभी का विरोध किया, सभा का विरोध किया, दैट्स वाई, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 29 की तरफ। नेशनलिज्म विच एमर्ज एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मीन्स, राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, 29th का आंसर हो जाए सी, दैट इज स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ऑन कंट्री एंड हेटेड फॉर अदर्स, अपने देश के लिए मजबूत प्यार और दूसरों के लिए नफरत, यही था शक्ति के रूप में जो उभरा था, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। 29 का सी आंसर हो जाएगा। यूटोपियन सोसाइटी कैसे कहते हैं, यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी होता है जहाँ पर इसका आंसर होगा ए, जहाँ एक उदार राजाशाही के तहत तक समाज, ठीक है, मतलब इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा ए, मतलब ए में फर्स्ट भी है, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ए में फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, ठीक है। तो यानी कि ए सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट, एक ऐसा समाज जिसके कभी अस्तित्व में होने की संभावना नहीं थी, और एक उदार राजाशाही के तहत तक समाज, मतलब ये एक कल्पना में ही है, यूटोपियन सोसाइटी एक कल्पना वाला सोसाइटी है, दैट इज आंसर है ए हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन 30 चलते हैं, दैट इज 30 तो हो गया हमारा, 31 चलते हैं कि पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट को हमें
डिफाइन करना है बेसिकली, तो यानी जनमत संग्रह शब्द को हमें डिफाइन करना है, तो 31 का बी आंसर होगा। यानी कि ये जो है प्लेबिसाइट इज डायरेक्ट वोट बाय द फीमेल मेंबर्स और अ मैट्रियार्चल सिस्टम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, यानी महिला जनमत संग्रह एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मात्रात्मक व्यवस्था की महिला सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष वोट, मतलब महिला सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष वोट किसमें एक स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मात्रात्मक, यानी कि हमारा जो मैट्रियार्कल सिस्टम के लिए, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी बी आंसर, इसका बी आंसर होगा, देख लेना। ओके, सो 32 देखते हैं कि अर्नेस्ट रेनन बिलीव दैट द एक्सिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ नेसेसिटी बिकॉज, मतलब अर्नेस्ट रेनन का मानना था कि राष्ट्र का अस्तित्व एक आवश्यकता है, क्योंकि 32 का आंसर है डी, दैट इज क्योंकि ये जो है हमारा ये अपने सभी निवासियों के लिए एक नौकरी और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, यानी इट इंश्योर द जॉब्स एंड गुड हेल्थ टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, दैट इज डी, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यही इनके लिए एक राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक आवश्यकता था, ठीक है। किनके किनके द्वारा, अर्नेस्ट रेनन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 33 होगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर दैट द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन वाज, 33 का आंसर है हमारा बी, दैट इज टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप एंड डेस्पोटिज्म, यानी कि यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 33 हो गया हमारा। अब 34 चलते हैं। 34 में क्या है, द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस वाज यूजुअली नॉन, यानी कि फ्रांस में जो 1804 नागरिक संहिता को आमतौर पर इस रूप में माना जाता है, किस रूप में माना जाता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नेपोलियन कोड, यानी कि नेपोलियन कोड को या फिर नेपोलियन को जो संहिता था वो भी कह सकते हो, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 35 चलते हैं। दैट इज 35 है, द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, जो लिबरल नेशनल यानी उदार राष्ट्रवाद का अर्थ होता है बी, द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है, यानी निरंकुशता और लिपिक विशेषाधिकारों का संरक्षण, दैट इज बी आंसर। ओके, चलिए 36 चलते हैं। द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मीन्स, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का अर्थ है यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार। 36 बेसिकली होगा, यानी द राइट टू वोट एंड गेट्स इलेक्टेड ग्रांटेड ओनली टू मैन, यानी कि वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल पुरुषों को दिया गया। यूनिवर्सल सफरेज यानी सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है, उस समय जो सार्वभौमिक मताधिकार था उस समय किसको दिया गया, द राइट टू वोट फॉर ऑल द एडल्ट्स। यहाँ पर देखो, द टर्म यूनिवर्सल सफरेज है या फिर सार्वभौमिक मताधिकार, ठीक है, सबको वोट देने का अधिकार, तो ये होगा ना द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स, सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, इसे कहते हैं बी, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 36 हो गया, आप 37 चलते हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिलीफ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद की विशेषता यह मानता नहीं है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बच्चों कि बी होगा बेसिकली, तो ये क्या कंजर्वेटिव्स, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देखो क्या है कि परंपरावादियों ने परंपरा के महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तन के लिए क्रमिक विक्राम को प्राथमिकता दी, यानी कि कंजर्वेटिव स्टेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस एंड प्रेफर्ड द ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस। ओके, चलिए 38 चलते हैं। दैट इज द ट्रीटी ऑफ डैश रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि डैश की संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, तो 38 का आंसर होगा सी, दैट इज वार्साओ 1814, ठीक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 39 की तरफ। दैट इज 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस एंडेड इन, यानी कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हुए कब, ठीक है। तो इसे 3 युद्ध समाप्त हुए, इसका मतलब 39 का आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज पर्शियन विक्ट्री। ये किसके लिए होता है, ये क्या कहा जाता है, पर्शियन विक्ट्री कहा जाता है इसे। चलिए 39 हो गया हमारा। 40 चलते हैं। 40 में हमारा कि हु वाज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। 40 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ओके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा द विक्टर एनुमल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, विक्टर एनुमल। चलिए 41 चलते हैं। दैट इज हु बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली इन 1861 में, जो यूनाइटेड किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली का 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, डेफिनेटली आएंगे।
ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज गैसप मैजनी। गैसप मैजनी ही बने थे राजा, ठीक, 1861 में। अब 42 चलते हैं, दैट इज 42 है कि द व्हाट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में किस बात ने मदद की, कौन से बात ने मदद की? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 42 का बी, दैट इज इन 1688 में द मोनार्की इन ब्रिटेन हैड सीज्ड द पावर फ्रॉम इंग्लिश पार्लियामेंट। मतलब कि इतने 1688 में ब्रिटेन में राजाशाही ने अंग्रेजी संसद में सत्ता हथिया ली थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 43 चलते हैं, दैट इज कि द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन हु वेयर्स द क्रॉन ऑफ ओक लीव्स वाज अ, यानी कि ओक के पत्तों का ताज पहनने वाला जर्मन राष्ट्र का रूपक था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ब्रिटेनिया। चलिए 44 क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन रीजन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, मतलब बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसका नियंत्रण में था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज हैंसबर्ग शासकों के नियंत्रण में था। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद है आप लोग को, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।